हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड उन सारे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे एमपीपीएससी के पेपर के एनालिसिस से निकल कर आए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का एनालाइज करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पूरे ही टॉपिक्स से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में देखने को मिले होंगे। एक बार हमारी तरफ से भी आप एक बार फिर से एनालाइज कीजिए और इन पूरे ही लेक्चर्स को, इन पूरे ही टॉपिक्स को एक बार कोरिलेट करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका इस पूरी ही लेक्चर सीरीज पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इसको पढ़कर अच्छे से अच्छा स्कोर गेन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमको एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में 80 प्लस स्कोर करना होता है, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, स्पेशली जनरल और ओबीसी, क्योंकि यहाँ पर 80 से ऊपर स्कोर करने पर ही हम हमारा मेंस में जो सीट है वो कंफर्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट्स और रूल्स को कवर करेंगे। उसके बाद जैसे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट राइनो, इन सारी ही बातों को कवर करेंगे। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन सारे ही जो क्वेश्चंस अभी तक एमपीपीएससी में पूछे गए हैं उनको यहाँ पर मैं बीच बीच में आपको बताने का प्रयास करता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्ट्स और रूल्स में हम देखेंगे तो ये सारे जो एक्ट्स और रूल्स होते हैं ये असल में एनवायरमेंटल गवर्नेंस के लिए है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, क्या आपको इसका मीनिंग मालूम है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्ट्स एंड रूल्स। देखिए यहाँ पर एक तो इम्पोर्टेंट है ईयर और एक इम्पोर्टेंट है एक्ट या रूल, कौन से मतलब क्या नाम है और कौन से ईयर में इसको लागू किया गया था। इसके बाद कुछ एक्ट्स में या कुछ रूल्स में ही इसका पर्पस पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1927 में आया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, पर ये अभी तक एमपीपीएससी में पूछा नहीं गया है, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो। यहाँ पर इसका पर्पस पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसका पर्पस हमको पढ़ना इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पर साथ में ही लेकर चलेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है 1960 में आया था क्या, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स, क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ये 1960 में आया था। यहाँ पर जो एनिमल के अगेंस्ट जो क्रुएलिटी होती है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना और बायोडाइवर्सिटी को ओवरऑल यहाँ पर कंजर्वेशन करने के लिए सपोर्ट, एक प्रकार से यहाँ पर 1960 के एक्ट से, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट, इससे हमको देखने को मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कौन से ईयर में आया था और इसका नाम क्या है। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में आया था और इसी से ही नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए और ओवरऑल रेगुलेट किया गया हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स। ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आगे बढ़ेंगे, वाटर एक्ट की बात करेंगे, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ये 1974 में आया था और इसी के माध्यम से ये सीपीसीबी और एसपीसीबीज बने गए। सीपीसीबीज और एसपीसीबीज क्या होते हैं? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि स्टेट में होता है और एक सेंट्रल में होता है। ये इस्टेब्लिश किए गए कैसे? वाटर एक्ट से। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर एक्ट कब आया? 1974 में। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। इसके बाद 1980 में आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। मैं हैशटैग लगा देता हूँ, इससे आपको याद रहेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जा चुका है, उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है पूछा जा चुका है। यहाँ पर रेगुलेट किया जा रहा है डाइवर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर फॉरेस्ट एंड नॉन पर्पस फॉर दी फॉरेस्ट। मतलब आप कोई भी जंगल में देखते होंगे, जैसे मान लीजिए ये जंगल का एरिया है, इसमें कोर एरिया होता है, एक होता है बफर एरिया और उसके बाद एक होता है
मतलब एक होता है कोर एरिया, एक होता है ट्रांजिशन जोन और एक होता है बफर एरिया। तो ये जो कोर एरिया होता है ये मेनली प्रजनन दर, यहाँ पर मेनली हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स रहती है। इसके बाद होता है एक ट्रांजिशन एरिया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक बफर एरिया हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर जो है मेनली ट्राइबल्स और जो आउटडेटेड फैमिलीज है वो यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हुए फॉरेस्ट पर निर्भर ये लोग रहते हैं। 1981 में आया था एयर एक्ट, ये भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। एयर एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। यहाँ पर ये जो एयर एक्ट आया, इसी से ही सीपीसीबीज और एसपीसीबीज स्टैंडर्ड सेट करते हैं ताकि वो एयर क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये हमेशा ही आप देखते होंगे ठंड के टाइम पर दिल्ली का सबसे पुअर कंडीशन या वर्स्ट कंडीशन में हो जाता है। इसके बाद 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी पूछा जा चुका है। इसमें मेनली ईयर ही पूछे गए हैं अभी तक। फिर 1989 का हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। यहाँ पर जो भी हैजार्डस वेस्ट हैं उनको यहाँ पर इन्वायरमेंट से, मतलब इन्वायरमेंट को इनसे बचाने का काम, इनको रेगुलेट करना, इनको हैंडल और इनका स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हमको हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स में देखने को मिलती है 1989 में। इसके बाद आ जाता है हमारा नेशनल एनवायरमेंट एफिलिएट अथॉरिटी एक्ट, ये आया था 1997 में। इसका सिर्फ आप ईयर याद रखिए। इसके बाद ईयर 2000 का ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस रेगुलेटिंग एंड कंट्रोल रूल्स, ये आया था 2000 में। यहाँ पर ये अलाइन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काहे के लिए था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था हमारा काहे के लिए? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को खत्म करने के लिए पूरे दुनिया से। अब हम आगे कुछ और पढ़ लेते हैं। ईयर 2000 में ही आया था नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स। यहाँ पर ये जो है नॉइस पॉल्यूशन का, ये किसके अंदर आया? ये आया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। इसके बाद ईयर 2001 में आया है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। इसी के तहत यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। अगर आप मेंस के टॉपिक देखेंगे तो वहाँ पर एक टॉपिक हुआ करता है एनर्जी एफिशिएंसी, वहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE को। इसके बाद आ जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ये वाला जो ईयर है ईयर 2002, ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछा जा चुका है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये इससे, मतलब ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया, इससे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA और स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स SBBs को इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद ईयर 2006 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स, जो रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट या हम फॉरेस्ट राइट एक्ट बोलते हैं, ये आया था ईयर 2006 में। ये भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जो भी ट्राइबल पीपल्स हैं उनको फॉरेस्ट राइट्स दिए जा रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 से। इसके बाद हम कुछ और यहाँ पर एक्ट को कवर करेंगे। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, ये 2006 में आया था। यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्लियरेंस होते हैं वो इसी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के अंदर दिए जाते हैं, जो कि ओवरऑल आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर 2010 में आया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम NGT के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी रिजोल्यूशंस होते हैं, जो भी सॉल्यूशंस आते हैं, वो NGT के अंदर आते हैं। इसके बाद 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आया। 2016 में ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए। इसके बाद 2016 में ही ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए। तो सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक और ई-वेस्ट, ये सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और ई-वेस्ट, ये तीनों ही 2016 में आए। 2017 में आया है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स, 2017 में आया। देखिए, मैं आपसे यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा टोटल फैक्टबाजी चल रही है। क्यों चल रही है फैक्टबाजी? क्योंकि हमारे पेपर का जो डिमांड है, हमारे पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं, हम अगर उसको उसी पैटर्न के हिसाब से पढ़ेंगे तो इसी को ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इसी तरीके से ही हम
पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो हमको इसको बार बार देखना होगा, बार बार पढ़ना होगा, जिससे कि ये सारे ही पॉइंट्स, ये सारे ही फैक्ट्स हमको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। और ये पूरे ही जो टॉपिक्स हैं उसको हमने इसलिए इतना क्रिस्पी फॉर्म में बनाया है ताकि अननेसेसरी ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ के ब्रेन को जो है फोकट परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्मार्ट रूप से आप पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कीजिए। इसके बाद आती है 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि एमपीपीएससी के मेंस में पूछी जा चुकी है। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में ही ये लिखा गया है कि 33% फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है होना चाहिए। ये टारगेट कहाँ से आया? ये टारगेट आया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 से। इसके बाद 2011 की इको सेंसिटिव जोन्स बनाए गए, जो कि आते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। तो चलिए कुछ और बातें अब यहाँ पर हम कवर करेंगे। हमने एक्ट्स को कवर कर लिया, अब हम यहाँ पर पॉलिसीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं। 1952 में आई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। उसके बाद रिप्लेस कर 1988 में आई नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी न्यू वाली। यहाँ पर भी एम किया गया है 33% फॉरेस्ट और ट्री कवर होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है नेशनल वाटर पॉलिसी, ये 2002 में आई। इसके बाद नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 की, फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम NAPCC के नाम से जानते हैं। देखिए ये फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC। इसको 2008 में लेके आया गया था। इसमें टोटल 8 जो है नेशनल मिशंस हैं, जो कि आप आगे मेंस में पढ़ेंगे। जब भी हम मेंस का टॉपिक पढ़ेंगे एनवायरमेंट, उसके अंदर हम सारी ही बातों को मेंस के पर्सपेक्टिव से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर भी आपको ये ईयर लिखना पड़ेगा, ये ईयर हमको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, NBAP। ये कब आया? ये आया 2015 में। और ये किस चीज़ के अंदर आया? ये आया बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर, जिसके अंदर जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान NBAP को बनाया गया 2015 में। अब कुछ बातें हम यहाँ पर उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में जान लेते हैं जो कि एनवायरमेंट रिलेटेड या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में जनरली पूछे जाते हैं। अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स एनवायरमेंट से रिलेटेड जो काम करते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये जो पहला है इंस्टीट्यूट, ये मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट की, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन जनरली एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, अगर आप देखेंगे तो। अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि प्लानिंग, प्रमोटिंग और कोऑर्डिनेटिंग का काम करती है एनवायरमेंट और फॉरेस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम्स को इंडिया में। इसके बाद आ जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। देखिए इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसको बनाया गया था कब? 1992 में। काय के अंदर बनाया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इसको बनाया गया था। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात करेंगे तो इसको बनाया गया है चेन्नई में, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। और ये इम्प्लीमेंट करता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को, जो कि हमारे एमपीपीएससी के पेपर में पूछा जा चुका है। इसको इस्टेब्लिश किया है 2003 में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की, WCCB की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके बाद आ जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर काम करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, NTCA को कब इस्टेब्लिश किया गया? इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद आ जाता है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, NBWL, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसको इस्टेब्लिश किया था 2003 में। यहाँ पर इससे रिप्लेस किया गया है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि आया था 1952 में। इसके बाद आ जाता है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है।
यहाँ पर पोल्यूशन को मतलब पोल्यूशन को कम करने का काम कर रहे हैं गंगा रिवर में, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। अब कुछ हम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को कवर कर लेते हैं जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा पहला ही लेक्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमपी को लेकर था, जो कि आप इस प्लेलिस्ट में फर्स्ट एंड टू लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम अब कवर कर रहे हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इन्वायरमेंट संबंधित काम करते हैं। तो पहला हमारा है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI। ये हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसके बाद आ जाता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, ये देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है, 1981 में बनाया गया था। देखिए ये PYQ में ऑलरेडी आ चुका है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये भी आ चुका है। और यहाँ पर ये जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये भी ऑलरेडी MPPSC में पूछा जा चुका है। तो सिर्फ हम उतना ही पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जितना MPPSC में पूछा जाता है, तो इसी को ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च की बात करेंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसके बाद सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की बात करेंगे जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये भी MPPSC में पूछा जा चुका है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स, ये सारे सब टॉपिक्स इन्वायरमेंट से संबंधित जो है आपको समझ आएंगे कि यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये लेक्चर से कुछ भी फ़ायदा लग रहा है या अपकमिंग एग्जाम में आपको कुछ भी फ़ायदा मिलता है तो आप इस दिए गए बारकोड पे जो है गूगल पे के माध्यम से या फ़ोन पे या किसी भी माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ भी अमाउंट अगर आप हमें पे करेंगे तो उससे हमारी व्यवस्थाएं और आपकी प्राथमिकता बनी रहेगी और ये जो चैनल है वो प्रॉपर रूप से काम कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज खरीदने होते हैं, बहुत सारे जो है संसाधनों के लिए हमको भी कुछ अमाउंट खर्चना होता है। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए बारकोड पे जो है स्कैन करके हमें कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगे, आपको इन लेक्चर से क्या फ़ायदा मिला और क्या आपको इन लेक्चर से परेशानियां हुई। वो सारी भी बातें अगर आप हमें नेगेटिव भी कमेंट करके बताएंगे तो वो भी हमारे सुधार के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि ऑलरेडी MPPSC के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसको चालू कब किया गया था? इसको चालू किया गया था 1973 में। देखिए पूरी ही चीज़ें फैक्ट्स फॉर्म में है ताकि हम प्रीलिम्स को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सकें, क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो जाती हैं, एक एक क्वेश्चन से लोग बाहर हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में आया था। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट जो कि 1992 में आया। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, यह आया 1975 में। प्रोजेक्ट चीता ये आया 2022 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था 17 सितंबर को, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है उस दिन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के कुनोपालपुर शिवपुर में नामीबिया से जो है चीते लाके छोड़े गए। इसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, इसको 2009 में चालू किया गया था। राइनो विजन 2020, इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। राइनो को लेकर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो राइनो है वो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेनली आसाम वाले एरिया में जो 3 हमारे नेशनल पार्क हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, पूरे नेशनल पार्क, पूरे बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करेंगे। प्रोजेक्ट हंगुल की बात करेंगे, इसको 1970 में लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट गंजेस डॉल्फिन कंजर्वेशन ये 2009 में इसको शुरुआत की गई थी। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स हैं और यहाँ पर उनके टाइटल और डेस्टिनेशंस हैं। ये जनरली MPPSC के पेपर में हमने देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, इस वजह से हम इसको यहाँ पर कवर करवा रहे हैं।
बस थोड़ा सा ही लेक्चर बचा हुआ है, फिर ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं, उसके बाद जो हमारे 3 हॉट स्पॉट है इंडिया में जहाँ से जो है जनरली क्वेश्चन आता है, उनको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर और कवर कर लेते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पर। तो फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये क्वेश्चन एमबीपीएससी में पूछा जा चुका है। यहाँ पर अब हम जान लेते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है? वो है एयूजीन ओडुम। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है फादर ऑफ फूड चेन कौन है? चार्ल्स एल्टन। ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म कौन है? वो है सलीम अली। ये चीज भी एमपीपीएससी में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो है एडवर्ड ओ विल्सन। ये 4 क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। फिर इसके बाद फादर ऑफ कंजर्वेशन बायोलॉजी की बात करेंगे तो माइकल ई सॉले। ये एमपीपीएससी में नहीं पूछा गया है। इसके बाद फर्स्ट नेशनल पार्क वर्ल्ड का कौन है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये यूएसए में लोकेटेड है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भी एमपीपीएससी में पूछा गया है। इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन ने दिया था? आर्थर टांसले ने। ये 2 क्वेश्चन भी जो है एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव कहाँ पर है? ये सुंदरबन वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। इसके बाद फादर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस ये हैं जी एबिलिन जो है फादर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री की बात करेंगे तो ये हैं डाइट्रिच ब्रांडिस। ये हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ और हम यहाँ पर नाम कवर कर लेते हैं। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया को कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अगर आप इसको ऐसे नक्शे में देखेंगे तो ये यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर से लग जाता है, यहाँ पे तमिलनाडु लग जाता है, यहाँ से केरला और यहाँ से जो है हमको इसके ऊपर यहाँ पे से जो है आंध्र प्रदेश की बॉर्डर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, नहीं, कर्नाटक की बॉर्डर देखने को मिलती है। तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो 3 राज्यों में लोकेटेड है। अगर आप देखेंगे तो केरला के बाद है तमिलनाडु और जो है कर्नाटका। इसको आप याद रखिएगा। इंडिया की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? रेन ऑफ कच्छ। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये गुजरात में लोकेटेड है। तो इन फैक्ट्स को आप याद रखिए। इसके बाद यहाँ पर ये वाला फैक्ट्स मेरे हिसाब से शायद काम का नहीं है, तो इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, पर हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। फादर ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ये कौन है? एम कृष्णन। इसके बाद हम कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर कवर कर लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट रामसार साइट इंडिया की कौन सी है? ये चिलिका लेक है। ये चिलिका लेक कहाँ पर लोकेटेड है? ये उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात आ जाती है। यहाँ हमारा ओवरऑल लेक्चर एंड हो जाता है। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इन लेक्चर से कुछ भी जो है फ़ायदा होता है, थोड़ा भी फ़ायदा होता है मेरे दोस्त, तो आप हमें कितना भी अमाउंट जो है सपोर्ट के माध्यम से जो है सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे दिए गए बारकोड को स्कैन करना है। इससे आप हमें कुछ भी अमाउंट जो है, जो एक सपोर्टिंग अमाउंट है, वो आप हमें पे कर सकते हैं। चाहे आप हमें 10 रुपीज़ दें, 11 रुपीज़ दें, ये मैंडेटरी नहीं है। ये सारे ही लेक्चर आने वाले समय में भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ये एक हमारा जो है एक इनिशिएटिव है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें, पर कुछ थोड़ा भी अमाउंट हमारे लिए, हमारी व्यवस्था को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लास्टली हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है या पसंद नहीं आता है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना ओपिनियन बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, इस लेक्चर को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।